आईसीसी अवार्ड्स 2022 में पाकिस्तान भारत से बाजी ले गया। आईसीसी अवार्ड 2022 में डंडी, कई टॉप परफॉर्मर्स नजरअंदाज। आईसीसी अवार्ड 2022 की मुकम्मल फहरिस्तें जारी। सिकंदर रजा सबसे ज़्यादा 3, जबकि बाबर आजम और बेन स्टोक्स 2-2 कैटेगरीज के लिए नामजद। साल 2022 अपने अख्ताम को आज पहुंच रहा है और इस मौका पर आईसीसी ने तमाम फॉर्मेट्स के लिए जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, जिन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का इंतखाब किया जाएगा उनका। इसके लिए 4-4 नामजदगियाँ की गई हैं, जिनमें 2-2 बैटर्स हैं, एक ऑलराउंडर और एक फास्ट बॉलर को शामिल किया गया है। अमूमन ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हम जायज़ा लेंगे इन चीज़ों का। उसके साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि आईसीसी ने कहाँ कहाँ डंडी मारी है और किन प्लेयर्स की जो नामजदगी हुई है मेरे ख्याल में वो खिलाफ मेरिट हुई है, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुंतखब हो सकते थे, नामजद हो सकते थे, उनको नामजद नहीं किया गया। और यहाँ यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो अवार्ड पैनल है इसमें चंद सहाफ़ी, माहरीन और ब्रॉडकास्टर्स शामिल हैं जिन्होंने तमाम जो नामजदगियाँ हैं वो की हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़े जो है टॉप परफॉर्मर्स जो हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। उनके मुकाबले में औसत लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनको भी मुंतखब किया गया है। इसका हम जायज़ा लेंगे कारकर्दगी के अतबार से, और बारी बारी हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी कि तीनों फॉर्मेट्स में जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ खिलाड़ी रहे, नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे, उनको जो प्लेयर होगा उनके लिए जो 4 नामजदगियाँ हुई हैं उनकी फहरिस्त पर निगाह डालते हैं, जिसमें बाबर आजम, सिकंदर रजा, बेन स्टोक और टिम साउथी शामिल हैं। अगर हम बाबर आजम की बात करें तो उन्हें सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का एजाज़ हासिल हुआ 2022 में तीनों फार्मेट्स में। इसके अलावा टॉप 10 बल्लेबाजों में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज थी वो भी बाबर आजम के पास थी। सबसे ज़्यादा साल में सेंचुरियाँ भी बाबर आजम ने बनाई। इसके अलावा सिकंदर रजा की बात करें तो वो टॉप स्कोरर थे, टॉप 10वें नंबर पर मौजूद थे। इसके अलावा जो सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेटर थे। इसके अलावा उनकी जो बॉलिंग कारकर्दगी थी वो भी नुमायाँ रही। बेन स्टोक्स की बात करें तो 38 इनिंग्स में 1066 रन बनाने में कामयाब रहे। रन्स के अतबार से 25वें नंबर पर रहे और 33 विकेटें भी हासिल की, जो कि 110वां नंबर बनता है। तो यहाँ पर ज़रा बेन स्टोक्स की जो सिलेक्शन हुई है इसके ऊपर बात की जा सकती है। यहाँ पर कदरे जो है उनको फेवर दी गई है। इसके मुकाबले में कई और अच्छे ऑलराउंडर्स थे जिन्होंने उनसे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, उनको शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा टिम साउथी की बात करें तो वो 3rd टॉप विकेट टेकर थे 2022 में मजमूई इंटरनेशनल मैचेस में। तो ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑल फार्मेट, तीनों फार्मेट, टेस्ट, वनडे और T20 में जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाए वो बाबर आजम ने बनाया 2598। और यहाँ पर जो नज़रअंदाज किए गए हैं, लिटन दास, इनको नज़रअंदाज किया गया। 1921 रन बनाने में कामयाब रहे थे, 40 की एवरेज थी, 3 सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा स्टीव स्मिथ ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई, 1560 रन बनाया, 50 से ज़्यादा एवरेज रही। इस तरह और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मेरे ख्याल में नज़रअंदाज किया गया। और अगर सिकंदर रजा की बात करें, वो एक अच्छे फॉर्म में थे, उनको बहरहाल मुंतखब किया गया है। 1380 रन बनाने में कामयाब रहे, 40 की एवरेज और 112 का स्ट्राइक रेट, 3 सेंचुरियाँ और 7 50 बनाई। यूँ आईसीसी का जो मजमूई रिकॉर्ड है, यहाँ पर मैं ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ मामूली सा बेन स्टोक्स पर आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो बाकी प्लेयर सिलेक्शन हुई है यहाँ तो दुरुस्त हुई है। लेकिन आईसीसी मेंस अवार्ड में जो कि तीनों फॉर्मेट्स का अवार्ड है, इसमें आप बाबर आजम की और सिकंदर रजा की जो सिलेक्शन है इस पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता, लेकिन बेन स्टोक्स के अलावा टिम साउथी पर भी एतराज़ उठाया जा सकता है। अगर हम 2022 में तमाम फार्मेट्स के नुमायाँ बॉलर्स की बात करें तो टिम साउथी ने मजमूई तौर पर 65 विकेट हासिल की, लेकिन इसके मुकाबले में लेमा चने को देख लें, नेपाल के 66 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। और इसके अलावा उनका जो सबसे बड़ी जो बात थी, एवरेज थी 14.80, 15 रन फ़ी ओवर विकेट से भी कम रन दिए, जबकि टिम साउथी ने 28 से ज़्यादा रन दिए फ़ी विकेट के लिए। स्ट्राइक रेट तकरीबन बराबर रहा क्योंकि टेस्ट ज़्यादा खेले। लेकिन यहाँ ये बात है कि अगर आप सिर्फ एक प्लेयर को इसलिए आप तरजीह दे रहे हैं कि उसने एसोसिएट टीमों के खिलाफ खेला है, तो फिर अगर उनका आपको मुंतखब नहीं करना तो फिर ऐसा आईसीसी करे कि आईसीसी की जो अवार्ड्स हैं वो 2 लिस्टें बनाई जाएँ, 2 कैटेगरीज बनाई जाएँ, एक एसोसिएट टीमों के लिए और एक फुल मेंबर टीमों के लिए।
क्योंकि इस तरह अगर साल भर में कोई एसोसिएट जो प्लेयर है किसी टीम का, तो वो अगर बड़ी कारकर्दगी भी दिखाता है और उसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो मेरे ख्याल में ये उनकी हौसला शिकनी होगी। लेकिन बहरहाल टिम साउथी को जो मुंतखब किया गया है वो मेरे ख्याल में इसलिए मुंतखब किया गया है कि उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई, और लेमा चने चूँकि ज़ाहिर है कि टेस्ट नहीं खेलते, उनकी टीम को टेस्ट स्टेटस भी हासिल नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, इसलिए हम किसी हद तक टिम साउथी को बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कदरे गुंजाइश मौजूद थी। इसके अलावा आगे बात करते हैं आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, जिसके लिए बेन स्टोक्स, जॉन ब्रेस्टो, उस्मान ख्वाजा और कगिसो रबादा को मुंतखब किया गया। बेन स्टोक्स 7वें टॉप स्कोरर थे बैटिंग के एतबार से और 13वें टॉप विकेट टेकर थे, 26 विकेटें हासिल की। जॉन ब्रेस्टो चौथे टॉप स्कोरर थे, जो उस्मान ख्वाजा तीसरे टॉप स्कोरर थे, जबकि कगिसो रबादा टॉप विकेट टेकर थे मुश्तरका तौर पर। इसके अलावा 2022 में अगर हम बात करें ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर जिन्हें नज़रअंदाज किया गया, इनमें बाबर आजम सबसे नुमायाँ हैं, 1084 रन बनाने में कामयाब रहे, सबसे ज़्यादा एवरेज थी, 4 सेंचुरियाँ बनाई और इसके अलावा सबसे ज़्यादा रन बनाने में कामयाब रहे। इसके बावजूद उन्हें टेस्ट रैंकिंग से नज़रअंदाज किया गया, टेस्ट अवार्ड से। अगर इसके अलावा जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो मार्नस लबोशेन है, आलमी नंबर 1 बैट्समैन है, मौजूदा वक्त में 957 रन बनाने में कामयाब रहे, 56 की एवरेज और 62 की उनका जो स्ट्राइक रेट रहा, 4 सेंचुरियाँ बनाई। और इसके अलावा स्टीव स्मिथ वो भी अच्छी फॉर्म में थे, 58.40 की एवरेज के साथ 876 रन बनाने में कामयाब रहे। उसके अलावा श्रीलंका के दिनेश चंदीमल, जिन्होंने साल में 6 टेस्ट मैचों की 10 इनिंग्स में बैटिंग की, 719 रन बनाए, 206 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स समेत उनकी जो एवरेज रही फ़ी इनिंग्स 100 से ज़्यादा रन रहे, 102.71। ये इतनी शानदार कारकर्दगी के बावजूद दिनेश चंदीमल को भी नज़रअंदाज किया गया, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कदरे डंडी मारी गई है। और उसके अलावा बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर कगिसो रबादा को तरजीह दी गई है, तो मेरे ख्याल में सही है। नॉर्थन लियोन के हमरा वो सबसे ज़्यादा टॉप विकेट टेकर थे। उसके अलावा लीच ने 46 विकेटें हासिल की थी, और यहाँ जो सबसे बड़ी जो एडवांटेज हासिल था कगिसो रबादा को, वो एवरेज का था, फ़ी विकेट के लिए 22 रन दिए थे, जो कि दीगर बॉलर के मुकाबले में खासी बेहतर एवरेज थी। उसके अलावा आईसीसी ओडीआई जो प्लेयर ऑफ द ईयर होगा, उसके लिए बाबर आजम, एडम जंपा, सिकंदर रज़ा और शाही होप को मुंतखब किया गया है। शाही होप की जो सिलेक्शन हुई है यहाँ पर हम इतराज़ उठा सकते हैं, बाकी की जो बात है मेरे ख्याल में बेहतर है। एडम जंपा जो है वो टॉप विकेट टेकर थे फुल मेंबर टीमों में, और बाबर आजम जो हैं वो गो के कम मैचेस खेले, लेकिन इसके बावजूद वो टॉप 10 प्लेयर्स में जगह बनाने में कामयाब रहे। सबसे ज़्यादा एवरेज के साथ रन बनाए और सबसे ज़्यादा मुश्तरका तौर पर 3 सेंचुरियाँ बनाई। सिकंदर रज़ा ने भी 3 सेंचुरियाँ बनाई और 13वें टॉप स्कोरर थे, 645 रन बनाए। इसके अलावा 8 विकेटें भी हासिल की। गो कि उनकी जो बॉलिंग एवरेज है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बतौर ऑलराउंडर काबिल कबूल कहा जा सकता है। लेकिन शाही होप की जो सिलेक्शन है वो इंतहाई हैरान कौन है, 7वें नंबर पर रहे। और अगर हम 2022 में वनडे फॉर्मेट में ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर्स हैं उन पर निकाह डालें फुल मेंबर टीमों में, तो शाही होप की जो एवरेज है वो 35 रही। इसके मुकाबले में शहरियार एर ने 55 से ज़्यादा एवरेज के साथ रन बनाए और गो के 1 सेंचुरी बनाई। शाही होप ने 3 सेंचुरियाँ बनाई। और अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो शहरियार एर ने खासी बेहतर कारकर्दगी दिखाई, 91 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, शाही होप का 74 का स्ट्राइक रेट रहा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर शाही होप के बजाय शहरियार एर की जो है वो जगह बनती थी, जो उन्हें नहीं दी गई। इसके अलावा अगर T20 प्लेयर ऑफ द ईयर पर निगाह डालें तो उसके लिए सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद रिजवान, सिकंदर रज़ा और साम करन को मुंतखब किया गया है, नामजद किया गया है। यहाँ पर कारकर्दगी देखें, सूर्य कुमार यादव टॉप स्कोरर थे, सबसे ज़्यादा 2 सेंचुरियाँ बनाई, मुश्तरका तौर पर हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था और मेरे ख्याल में ये अवार्ड है उन्हीं के नाम जाएगा। रिजवान दूसरे टॉप स्कोरर थे, सबसे ज़्यादा 50+ इनिंग्स के लिए। सिकंदर रज़ा टॉप जो 5 स्कोरर थे उसमें शामिल थे, 25 विकेटें भी हासिल की, 17.68 की एवरेज के साथ। तो यूँ ये सिलेक्शन तो दुरुस्त हुई है, लेकिन साम करन की जो सिलेक्शन है इस पर एतराज़ उठाया जा सकता है। यहाँ पर भी जो देखें कि यहाँ साम करन ने 25 विकेटें हासिल की, इसके मुकाबले में वनीद हसारंगा ने 34 विकेटें हासिल की और एवरेज में बहुत बड़ा फ़र्क है। वनीद हसारंगा ने फ़ी विकेट के लिए 15 रन दिए, जबकि साम करन ने 21 रन दिए। इसके अलावा हारिस रऊफ ने 31 विकेटें हासिल की 20 की एवरेज के साथ। अर्शदीप सिंह 18 की एवरेज के साथ 33 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे।
जेसन होल्डर ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर साम कुरन को खाम खा सिलेक्ट किया गया है, मुंतखब किया गया है, नामजद किया गया है, क्योंकि इसके मुकाबले में दीगर कई ऐसे बॉलर से, ख़ास तौर पर वनीद वसारंगा और हारिस रऊफ, जिन्हें मुंतखब किया जा सकता था इस कैटेगरी के लिए। बहरहाल ये 3 से 4 ऐसी नामजदगियाँ हुई हैं जिन पर एतराज़ उठाया जा सकता है। यूँ अगर मजमूई नामजदगियों की बात करें तो पाकिस्तान भारत से बाजी लेने में कामयाब रहा। भारत का सिर्फ एक खिलाड़ी ICC अवार्ड के लिए नामजद हो सका और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में नामजद हुए। बाबर आजम 2 जगह पर हुए, इसके अलावा रिजवान भी हुए। तो मजमूई तौर पर सिकंदर रज़ा, उन्हें सबसे ज़्यादा 3 कैटेगरीज़ में मुंतखब किया गया। बेन स्टोक्स और बाबर आजम को 2-2 कैटेगरीज़ में नामजद किया गया है। अब देखना ये है कि आप वैसे ICC की वेबसाइट पर जाकर अपने फेवरेट खिलाड़ी को वोट भी कर सकते हैं, जिनकी बुनियाद पर ICC फैसला करेगा कि किस खिलाड़ी को ये अवार्ड देना चाहिए। और उम्मीद है कि इस हवाले से जो मेरी प्रोडिक्शन है उसके मुताबिक T20 फॉर्मेट में सूर्या कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया जाएगा, वनडे में बाबर आजम को बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया जाएगा। अगर टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर बेन स्टोक्स और के दरमियान सख्त मुकाबला होगा उस्मान ख्वाजा के साथ। हो सकता है कि बेन स्टोक्स को ऑलराउंडर और फिर साथ साथ कप्तानी करने की वजह से तरजीह दी जाए, उन्हें ये अवार्ड दिया जाए। जबकि ऑल फॉर्मेट्स की बात करें तो मेरे ख्याल में बाबर आजम से ज़्यादा कोई और दूसरा हकदार नहीं दिखाई देता।